चलिए आइए बात कर लेते हैं अभिमन्यु बैच की तीसरी क्लास के बारे में। तो साथियों, जिस तरह से आप सभी लोग स्नेह और प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करते चलिए। ठीक है, और एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कल एक क्वेश्चन गलत हो गया था, कल एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में हमने आपको बता दिया था कि 3 देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। बिल्कुल वो गलत था, ठीक है? वो जल्दबाजी में शायद हमने आपको बता दिया होगा, ठीक है? तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल के साथ 2 देशों के साथ सीमा साझा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा दूँगा और बता दूँगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें हमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं हो पाता है। जैसे कि बात करते हैं कि जब उनके पास क्या होता है कि कुछ नोटिफिकेशन पहुंचता है, सभी के पास जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके पास क्या होता है, क्लास शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले चली जाती है। तो उस नोटिफिकेशन के को क्या करना है, उन्हें ऑन कर लेना है, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो जब 10 बजेगा क्लास शुरू होगी तो उस समय आपके पास दोबारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लिया करें पहले ही। दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो क्या होता है कि वे अपने कमेंट को यानी कि जो आंसर देते हैं वे कमेंट बॉक्स में चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको कमेंट बॉक्स में नहीं जाना है, कमेंट बॉक्स में नहीं, बल्कि आपको कहाँ पर जाना है, यानी कि आना है लाइव चैट में आना है, ठीक है? तो लाइव चैट एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आकर आप अपने आंसर को दे सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, यदि आपको फीडबैक देना हो तो इसमें आपको फीडबैक नहीं देना है। फीडबैक के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, ठीक है? आंसर देना हो तो आप यहाँ पर आइए लाइव चैट में। अगर एक तरीके से फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में जाया करें आप, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दिया करें, लाइव चैट में आप आंसर दिया करें क्वेश्चन का। और नेक्स्ट एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वे सब्सक्राइब कर लें। अगर वे सब्सक्राइब कर लेते हैं तभी उनके पास क्या होता है, नोटिफिकेशन पहुँचेगा या पहुँचता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से छात्र जुड़े हुए हैं। देखिए अभी मैं कुछ छात्रों का नेम यहाँ पर ले रहा हूँ, बाकी आगे भी बहुत सारे छात्रों का नेम हमने शामिल किया हुआ है। जैसे कि बात करते हैं, विशाल जी के नाम से एक आईडी है, ये हमारे साथ कल से जुड़ना शुरू कर दिए हैं। रीना जी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे साथ पहले दिन के ही क्लासेस को जुड़ना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद स्वाति जी के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारे साथ कल से जुड़ना प्रारंभ कर दिए हैं। और पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारे साथ परसों से जुड़ना शुरू कर दिए हैं, यानी कि पहले दिन की क्लास से ही शुरू कर दिए हैं जुड़ना। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग जुड़े रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको सारे कंटेंट बहुत अच्छे से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन गलत था उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं कि हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल के बारे में कि 3 देशों के साथ सीमा साझा होती है, बिल्कुल वो गलत था, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के साथ 2 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा 2 देशों के साथ साझा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक है नेपाल, दूसरा है भूटान। और सिक्किम के बारे में बात करते हैं तो सिक्किम के साथ 3 देशों के साथ सीमा साझा होती है। जैसे कि बात करते हैं नेपाल, फिर भूटान, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं चाइना, ठीक है? तो अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन में आ जाता है कि सिक्किम को कितने देशों ने घेर कर रखा हुआ है, तो 3 देशों ने घेर कर रखा हुआ है, 3 देशों के साथ सीमा साझा होती है, ठीक है? तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न गलत है या हो सकता है कि ऑप्शन में इधर-उधर हो गया हो, तो आप लोग क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दे दीजिए, ठीक है? कि ये प्रश्न हो सकता है गलत हो, तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव को दिया करें, ठीक है? अगर क्वेश्चन वो गलत होगा तो मैं नेक्स्ट डे क्लास शुरू करने से पहले ज़रूर उसके बारे में आपको बता दूँगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि पूरा संतुलन अच्छे से बना रहेगा और कोई छात्र ये नहीं सोचेगा कि गलत पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल गलत कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। कई बार क्या होता है, माइंड फिसल जाता है, कई बार क्या होता है वो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं, इसकी वजह से वो चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि भाई इस जो टीचर होता है वो भी एक मनुष्य ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई भगवान होता है, उससे गलतियाँ नहीं हो सकती हैं, ठीक है? समटाइम्स ऐसा हो सकता है, ठीक है? हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं तो एक बार आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें, उसको हम सुधार करवा देंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत आपको देखने को मिलेंगी, एक आध चीज़ें हो सकती हैं कभी-कभार, ठीक है? बाकी चीज़ें मैं खुद ही चेक करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं।
ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो जल्दी से ऑप्शन का आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और तीसरा ऑप्शन कहता है प्रस्तावना, और चौथा ऑप्शन कहता है संशोधन प्रक्रिया। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, वैसे तो तीसरा सही हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे भी संविधान की मूल आत्मा कहा है या संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ जाता है तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता इसे देना होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसको देना होगा। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, एक पहली बार ऐसा है जो एक साथ दो क्वेश्चन, दो मतलब आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब ज़्यादातर आपको ये देखने मिलेगा कि भाई दो में से एक ही रहेगा, दो में से एक ही रहेगा, या तो प्रस्तावना या तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर आपको दोनों मिल जाता है तो आपको प्रस्तावना लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना में भी संविधान की सार लिखा गया है। कहीं ना कहीं प्रस्तावना को हमें ज़्यादा प्राथमिकता देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा भी सही है, एक तरीके से दूसरा भी अगर किसी ने लगाया है तो वो भी सही है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको भी संविधान की आत्मा कहा है या आत्मा की संज्ञा दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और उत्तर भी यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रस्तावना को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 को, और 22 जुलाई 1947 को। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। अब ऐसे प्रश्न आपके तो गलत नहीं होने चाहिए, यदि गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। जल्दी से बताइए मेरे प्रिय साथियों, और साथ ही साथ जो लोग बता चुके हैं वे जल्दी से दूसरों को भी शेयर कर दें। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग शेयर करते रहिए और आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए। मैं सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि बात करते हैं 24 जनवरी 1950। इस बात को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रगान को क्या किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और साथ ही साथ उत्तर को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो गलत होगा ही नहीं। अगर कोई छोटा बच्चा होगा वो भी इस प्रश्न को सही कर देगा। भारतीय संविधान को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स कितने आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि 5 भी दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है 6, तीसरा ऑप्शन कहता है 7, और चौथा ऑप्शन कहता है 8। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न को आपको समय लेना चाहिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। पहले जो कुछ लोगों ने 7वां लगा दिया होगा, बिल्कुल यदि आप पहले वाले आधार पर आप चल रहे हैं तो पहले 7 ही मौलिक अधिकार थे, यानी कि पहले 7 ही हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से 31वां जो हमारा 31 वाला मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे संविधान के 300A में रख दिया गया, ठीक है, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ही सही, ठीक है। नहीं आप सोचे कि सर 3 भी सही हो जाएगा, जैसे पहले वाले में हुआ था, नहीं, पहले वाला जैसे था वैसे नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या अभी कितनी है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर भी है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? पूरी तरीके से इसे रिमूव कर दिया गया है, मतलब रिमूव का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान कर दिया गया है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 44वें संविधान संशोधन, और 46वें, 42वें और 92वें संविधान संशोधन।
जल्दी से आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है, सॉरी ये दोबारा आ गया, सॉरी उसका आंसर था। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए साथियों। अगर गलत हो रहा है तो बिल्कुल एक तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपकी गलती को, ठीक है। तो गलत अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बातें गलत नहीं होनी चाहिए। तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन कहता है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन कहता है संसद। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर सही भी किया है। बिल्कुल जिन लोगों ने इस आंसर को सही किया है उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है या रक्षक कौन है या प्रोटेक्टर कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, वही जो बातें हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, और आर्टिकल 226 के थ्रू क्या होता है, एक तरीके से हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत ही साधारण प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसको तो हमने कितनी बार बता दिया है, लेकिन आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को प्रश्न गलत हो रहा है बिल्कुल भी एक तरीके से इसका मतलब है कि वे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, वे सही से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। जल्दी से आंसर बता दीजिए साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 याद करिए हमने आपको बताया हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, मूल कर्तव्य में है, और सर्वोच्च न्यायालय में है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, गलत मत करिएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए। बहुत सारे छात्र हैं जिनका प्रश्न सही हो रहा है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका प्रश्न गलत हो रहा है, ठीक है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि जो हमने पढ़ाया उन्होंने उसको रिवीजन नहीं किया हुआ है, यानी कि उसको कभी भी पलटा नहीं होगा सही से। चलिए बात कर लेते हैं, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि वेलफेयर स्टेट इन इंडिया की बात की जा रही है, यानी कि राज्य के कर्तव्य की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, राज्य के कर्तव्य का मतलब ये हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात कही जा रही होगी, ठीक है, जिसके बारे में है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चर्चा की गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और संविधान के भाग 4 में इसके बारे में प्रावधान है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भाई संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ग्राम पंचायतों का गठन करें, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। देखिए थोड़ा सा सोच कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चलिए मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, जो मैं आपको संकेत दे रहा हूं, और आप लोगों का आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो सही हो चुका होगा। चलिए बात कर लेते हैं, जिन लोगों का प्रश्न सही था उनको अप्रिशिएट पहले से कर देते हैं, और जिनका गलत था उन्हें भी अप्रिशिएट मैं करना चाहूँगा कि आपका गलत था, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में हमने आपको बताया था, वो है आर्टिकल 40 में इसके बारे में बताया गया। तुरंत इसको याद कर लीजिए, यहीं याद कर लीजिए इसको, ठीक है, कि अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में।
चलिए आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका नेम मैं लेना चाहूँगा। जैसे कि बात करते हैं निकिता जी है, ये रोली सिंह के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। मोनिका जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना तोमर जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना सिंह के जी के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में हमने बात कर लिया पहले ही। फिर बात करते हैं विशाल जी, इनके बारे में हमने बात कर लिया। पूजा भारती जी के बारे में बात कर लिया, आज इनको छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आप बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कब कम होती जाती है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, मतलब कब कब से कम हो जाती है। कुल मिलाकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपका गलत होगा। बता दीजिए साथियों, बता दीजिए जल्दी से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस अवस्था में क्या हो जाता है, मनुष्य की हड्डियाँ 206 हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगर इस तरह के भी प्रश्न गलत हुए हैं तो बिल्कुल आपको सोचना चाहिए कि देखिए आपके प्रश्न ऐसे साधारण प्रश्न गलत हो गए हैं। ठीक है, आपको खुद विचार करना चाहिए, अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। चलिए किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, वजन बढ़ाने की। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षा की। तीसरा ऑप्शन कहता है समायोजन की। और चौथा ऑप्शन कहता है अच्छे परीक्षा के परिणाम देने के, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। वे कहीं ना कहीं समाज के नियमों से बड़ा ही दुखी रहते हैं। ठीक है, जो कि आप जानते ही हैं किस बात के लिए दुखी रहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, हमने सभी छात्रों को पढ़ाया हुआ है। बताइएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान या विरोध। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है या कथन है, या कथन है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। यह किस अवस्था, मतलब एक तरीके से इस कथन को किसने कहा है। सिंपल सी बात ही है, स्कीनर महोदय ने बताया है, स्टेनली हॉल ने बताया है, E.A. किलपैट्रिक महोदय ने बताया, थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, और इस कथन को किसने प्रतिपादित किया है या इस कथन को किसने कहा है। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं वे लोग क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग जल्दी से भागने वाले रहते हैं। देखिए आप लोग जल्दबाजी क्यों करते हैं भाई, जानने की क्यों आपको पड़ी रहती है, जल्दी बिल्कुल भी जाया ना करें। ठीक है, कुछ लोग आते हैं 2-3-4 मिनट के लिए। ठीक है, 2-3-4 मिनट में कुछ होगा नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एजुकेशन क्लास है। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ना कि कोई राजपाल की वीडियो या क्लासेस चल रही है, राजपाल की कोई कॉमेडी दिखाई जा रही है। ठीक है, जहाँ पर आपको 2-3 मिनट में बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्लास है, वो क्लास है आपकी तैयारी से रिलेटेड है, आपके जीवन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक तरीके से कॉमेडी वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी अच्छी वाली चीज़ें मिलेंगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी। सॉरी दोस्तों, मुझे लगता है कि आज कोल्ड हो चुका है मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनली हॉल हो जाएगा। अगर आपको और भी कुछ लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे कथन क्या होते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सही है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। जल्दी से बता दीजिए, अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा है तब भी आप लोग ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। इसके आंसर के बारे में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न जो था सभी छात्रों का सही हुआ है, और सभी छात्रों का सही हुआ, उन सभी छात्रों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिनका सही हुआ है। ठीक है, जिनका गलत हुआ है उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगली बार से आप रिवीजन करके बैठिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण,
बिल्कुल जल्दबाजी कोई छात्र नहीं करेगा, आराम से आंसर देगा। ठीक है, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, बताइएगा जल्दी से कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, आपके आंसर का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतजार है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। बहुत सारे छात्रों का सही है और एक आध दो छात्र हैं जिनका गलत भी हो गया है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे से सही होने लगेगा। सोचिए, अगर आपका ये प्रश्न आप एक बार देख ले रहे हैं, अब दोबारा अगर आपको देखने मिलेगा तो क्या आपका प्रश्न गलत होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, उस दिन आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी कि हमने प्रवीण सर की क्लास अटेंड किया था, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे आज प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, फिर आप उस दिन हमें याद करेंगे कि वाकई में हमने जो प्रवीण सर की क्लास लिया था कितना ही सराहनीय रहा हमारे लिए, कितना ही अच्छा रहा। ठीक है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? धार्मिक वातावरण। ठीक है, धार्मिक वातावरण की बात करते हैं, ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक हिसाब से धार्मिक का वातावरण भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अप्रोप्रिएट है वो है धार्मिक वातावरण ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं माना जाता है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं माना जाता? खुश मिजाज और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन कहता है आसानी से चिढ़ने वाला, और डी ऑप्शन कहता है ऊर्जा का उच्च स्तर। बताइएगा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, जो एक तरीके से एनर्जेटिक हमेशा रहे वो मित्र, इसमें उसके लक्षण कौन से नहीं है? हमारे मित्र के कोई मित्र अगर आपका है तो उसके कौन से लक्षण यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है? बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। चलिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने क्या कर दिया होगा, चैनल को ज़रूर शेयर कर दिया होगा। ठीक है, मतलब क्लास को ज़रूर शेयर कर दिया होगा, और कुछ लोगों ने अगर शेयर नहीं किया है तो वे लोग ज़रूर शेयर कर देंगे आफ्टर क्लास। कुछ लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, भाई ऐसा क्यों, इतना कंजूसी क्यों, कौन आपसे पैसे मांग रहा है? चलिए बता देते हैं इसके आंसर के बारे में, इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आसानी से चिढ़ने वाला बालक जो होगा वो ऊर्जावान नहीं होगा। भाई आप देख ही रहे हैं कि आसानी से अगर किसी उसको कुछ बोल दिया, आपने मजाक भी कर दिया, तो वो आप पर क्या हुआ, हावी हो गया कि मुझे आपने ऐसा क्यों बोला, आपकी हिम्मत कैसी हुई। सोचिए इस तरह की चीज़ें वो बोल सकता है। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, क्लास लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बता दीजिए 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। चलिए जल्दी से बता दीजिए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो अब ऐसे प्रश्न तो गलत होगा ही नहीं। ठीक है, मुझे पता है पहले से ही कि भाई ये प्रश्न तो गलत हो ही नहीं सकता किसी का। ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 से कहाँ तक होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का सम प्रत्यय किसने दिया हुआ है? ठीक है, एक प्रश्न हो सकता है आपका गलत हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो या हमने ना पढ़ाया हो। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का सम प्रत्यय किसने दिया हुआ है? कार्ल रोजर्स फ्राइड। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कहता है फ्रांसिस गाल्टर। तीसरा और चौथा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से इवान पावलोव साहब। ठीक है, कुल मिलाकर पावलोव साहब का याद रखिएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। और मुझे लगता है कि सारे छात्र इसका आंसर बताएंगे, लेकिन कुछ छात्रों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉरी आंसर गलत हो जाएगा। एक आध दो छात्रों का हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, यहाँ पर केवल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, उनका क्वेश्चन हो सकता है ये सही हो जाए। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन ये सही हो रहा है तो मैं उन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपका सही हुआ तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का सम प्रत्यय किसने दिया हुआ है? तो कार्ल रोजर्स ने दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। सूर्य के साथ चलता है। देखिए सूर्य जो है बच्चे के साथ साथ चलता है, समझिएगा इस कहानी को। सूर्य जो है बच्चे के साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है। देखिए
आपने बचपन आप थोड़ा सा अपने बचपना याद करिए। एक समय था जब हम चलने का प्रयास कर रहे थे, तो जब हम जैसे आगे बढ़ते थे तो हमारे साथ सूर्य भी आगे बढ़ता था, ऐसा हमें प्रतीत होता था पहले। ठीक है, और बच्चे की बात सुनता है, अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है कि यह कथन किस लक्षण की ओर इंगित करता है। कुल मिलाकर सूर्य जो है बच्चे के साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है। तो यह कथन जो है या कथन जो है बालक के किस लक्षण की ओर इंगित कर रहा है। परम केंद्रीयता, फिर सजीव चिंतन और वस्तु स्थैर्य। चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन के बारे में, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि सूर्य जो है हमारे साथ चलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं जान है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने भी कई बार ऐसे सोचा था जब हम बचपन में थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात सभी ने सोचा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। किसने दावा किया हुआ है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जन्मजात होते हैं। बी एफ स्किनर साहब ने, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने, नॉम चॉस्की साहब ने और ई सी डॉलमेन ने। बता दीजिए इसका आंसर। आज ही हमने ऑनलाइन में इसका डिस्कशन किया हुआ था, कुछ छात्रों के साथ इसके बारे में हमने बताया था। मुझे लगता है कि वे लोग इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और सही कर लेंगे। और पुराने छात्रों को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और कुछ छात्र जो हमारे साथ अब नए जुड़ रहे हैं वे चिंता ना करें, उन्हें ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। ठीक है, यूट्यूब पर ही पढ़ा दूंगा, बीच में मेरी क्लासेज आने वाली हैं, एक एक बीच में क्लासेज। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नॉम चॉस्की के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइएगा। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। मुखी, बुद्धि और लैंगिक और प्रसूति। बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बार ट्राई तो कर ही लीजिए। ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। अभी समय बहुत है, जाइएगा नहीं कहीं पर। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्राइड कहते हैं कि लैंगिक को विकास में देखा जाता है। फ्राइड कहते हैं कि विकास की कौन सी अवस्था जब बच्चों के ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। जब लैंगिक अवस्था में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बच्चों का जो ध्यान होता है वो जननांगों की तरफ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे के लिए विसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन प्रणाली मापनी है। निम्न में से कौन बच्चों के लिए विसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। ठीक है, तो अंकगणितीय सादृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क और चित्र पूर्ति। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कुछ याद आ गया था इस आंसर के बारे में। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा बच्चों के लिए विसलर बुद्धि मापने का एक निष्पादन प्रणाली माना जाता है या मानी जाती है। माना जाता है को मिलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यह प्रश्न सभी छात्रों ने सही किया होगा और उन्हें बड़ी ही खुशी मिली होगी जब ऐसे प्रश्न उन्होंने सॉल्व किया होगा। क्यों उन्हें खुशी मिली होगी? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इसको अभी हाल ही में पढ़ा हुआ था, और इसके वजह से क्या था कि उनका प्रश्न सही हो गया। तो फिर क्या मानो कि एक तरीके से क्या हो गया कि कुछ अलग ही खुशी मिल गई है। चलिए बात करती है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया मानी जाती है। सतत के साथ धीमी प्रक्रिया भी बताया है कौन से मनोवैज्ञानिक ने। पॉल्स, सनिग्ने, पियाजे और स्किनर और हर्लॉग ने। बता दीजिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए अगर आ रहा है तो। और कुछ लोग जो लोग नए हैं वे क्या करें,
चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पे टेट से संबंधित ही सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग लाइक करने से कंजूसी कर रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दें। कुछ लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर लेते हैं कितनी बार, ठीक है, तो एक ही बार सब्सक्राइब करें, बार बार सब्सक्राइब ना किया करें, ठीक है। एक ही बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्किनर महोदय ने कहा था ये बातें कि विकास एक सतत प्रक्रिया के साथ कहीं न कहीं धीमी प्रक्रिया, बिल्कुल ऐसा नहीं कि विकास एक ही गति में चलता रहेगा, कभी न कभी क्या होता है उसकी धीमी भी गति होती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं क्या होता है विकास की गति धीमी भी बढ़ती है, लेकिन विकास हमेशा होता रहता है, चाहे वो धीमी ही गति से क्यों ना होता रहे, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और वृद्धि और व्यक्ति वृत्ति अध्ययन और उपचारात्मक अध्ययन और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसके आंसर बता दीजिए साथियों, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? अधिगम विकास की अवस्था है। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, गलती हो गई, ठीक है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, बता दीजिए आपके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा, किस अवस्था में, ठीक है, ये पूछ रहा है कुल मिलाकर। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसके आंसर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। अधिगम एवं वृद्धि के बारे में बात करते हैं, वृद्धि है, बुद्धि नहीं है, वृद्धि है, ग्रोथ। तो अधिगम और वृद्धि से ग्रोथ यानी सीखने से क्या होगा, लर्निंग होगी, जिससे हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, यही बातें यहाँ पर कही जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, विकास में वृद्धि यानी ग्रोथ से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि और आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को ये मत सोचिए सर आपने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, हमने पढ़ाया भी है, ठीक है, सारी चीज़ें हमने लिखवाई नहीं है, कुछ चीज़ें हमने समझाया भी आपको, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना चाहिए, अपने कॉमन सेंस के आधार पर लगा देना चाहिए। ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना चाहिए, अपने कॉमन सेंस पर लगा देना चाहिए, और बस थोड़ा से सोचकर, ज़्यादा नहीं। मैंने आपसे बताया है ना, तो ज़्यादा सोचना है, ना कम सोचना है, ना बिल्कुल कम सोचना है, बस आपको क्या करना है, मॉडरेट सोचना है, बस एक एवरेजन सोचना है। एक एवरेजन थिंकिंग से आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि, क्योंकि विकास का मतलब सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं एक बार, ये रहा आंसर, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत ही साधारण प्रश्न है, ठीक है। आज आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न सर लेकर आए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपका बेसिक पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं छोटे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, यही क्या आएंगे क्या आपके एग्जाम में? हाँ, ये भी आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करते हैं, या एग्जामिनर क्या करता है, या आयोग क्या करता है कि कई बार क्या होता है कि 30-40 क्वेश्चन जो बनाते हैं वे एक विषय से 2-4-5 क्वेश्चन हमेशा सरल देते हैं, ठीक है। तो 2-4-5 क्वेश्चन जो सरल होते हैं वो जो होता है वो आपके लिए भी होता है, और जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए, ताकि उन्हें ना लगे कि हमने जो पढ़ा वो सब बेकार पढ़ लिया, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपके बेसिक जो प्रश्न हैं जो गलत हो रहे हैं वे सही हो जाएं। जब आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा 8-10 दिन में, तो फिर क्या होगा कि मैं आपको और हाई क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है, थोड़ा से कठिन प्रश्न लेकर आऊँगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके पहले बेसिक कंप्लीट हो जाए। तो तनाव और क्रोध की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था, जल्दी से बता दीजिए। तनाव और क्रोध की अवस्था में तो ये तो सबका सही हो गया, ठीक है, ये तो सभी का सही हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था को क्या कहा गया, तनाव, क्रोध और तूफान वगैरह की अवस्था कहा गया। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है, इसका आंसर बता दीजिए। बालक का विकास परिणाम है, इसका आंसर बता दीजिए। वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का और आर्थिक कारकों का, जल्दी से आंसर बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपका गलत होगा, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को सही करेंगे और बहुत ही आराम से सही करेंगे, ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लेंगे। और कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा बिना कहे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं
ठीक है, आप लोगों को लगता है कि सर बीच बीच में क्या है, हम इस चैनल के बारे में ज़रूर बता देते हैं, ठीक है, इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोगों का भी भला हो जाए और दूसरों का भी भला होते जाए। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही होगा। जिन लोगों का सही हुआ है वे बिल्कुल उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और जिनका गलत हुआ है उन्हें भी अप्रिशिएट हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने रिवीजन नहीं किया हुआ है, अब वे रिवीजन ज़रूर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए हमने सब पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, आप एक बार नोट्स पलटाइए और नोट्स को अच्छे से रिवीजन करके आप टेस्ट देने आ जाइए। हर रोज़ एक बार रिवीजन टेस्ट कर लीजिए, हर रोज़ एक बार अपनी कॉपी को पलटा लीजिए, फिर देखिए आप पेपर देने आइए, सॉरी टेस्ट देने आप रात 10 बजे आइए। अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा तब बताइएगा, ठीक है, मैं खुद नहीं पढ़ाऊँगा, फिर छोड़ दूँगा, ठीक है। तो एक तरीके से जब मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न गलत होंगे, मुझे हमेशा से विश्वास रहता है कि आपके प्रश्न ज़रूर सही होंगे। चलिए बात कर लेते हैं एकमात्र अभ्यारण्य कश्मीरी मृग यानी कि कश्मीरी महामृग नहीं, मृग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा में, ठीक है, कान्हा अभ्यारण्य में, दासीग्राम अभ्यारण्य में, और गिर अभ्यारण्य में, और मृदुमलाई में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अब इसमें गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो 2018 में शायद एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी हिरन या मृग पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दासीगाम हो जाएगा। सभी का सही रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही रहा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, आप सभी लोगों ने इसी तरह से आप लोग सॉल्व करते रहिए और आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे आगे चलकर, ठीक है, आपका बेसिक इसी तरह से कंप्लीट हो रहा है। चलिए साइलेंट वैली में दुर्लभ व नष्ट प्रायः पशु कौन से हैं? साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी के नाम से आप जानते हैं, जो कि केरल में है, ठीक है, तो दुर्लभ व नष्ट प्राय पशु कौन से हैं बता दीजिए। कस्तूरी मृग, ये तो हो ही नहीं सकता, आप तुरंत बता सकते हैं। चीता, ये भी आपको लग रहा है नहीं हो सकता है। गैंडा की बात करते हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात करते हैं काजीरंगा, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा, यानी कि असम में और पश्चिम बंगाल में देखने मिलेगा। और शेर के कुछ जैसा मैकायू हो सकता है, यही हो सकता है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, ठीक है, हमने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग गलत करेंगे। अगर आप भी गलत कर रहे हैं तो थोड़ा से पानी पी लीजिए, हो सकता है आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, थोड़ा सी मजाक रहा, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय जो है शेर के कुछ जैसे मकायू के बारे में बात कर रहे हैं, मैकायू। देखिए दरअसल क्या है, क्लास को इंटरेस्ट बनाने के लिए ऐसे शब्दों का हमें चयन करना पड़ता है ताकि आपका क्लास में इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, क्योंकि क्लास जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होगी तब तक फिर क्या होगा कि आपका जाने का मन बार बार करता रहेगा, ठीक है, इसलिए हमें ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ता है, नहीं तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि आपको किसी भी प्रकार के आहट पहुंचाना, किसी भी प्रकार के आपके हृदय को चोट पहुंचाना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ यहीं पर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जल्दी से करिएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब समय थोड़ा से ज़्यादा हो रहा है और कुछ लोग अब भागने का प्लान बना रहे हैं, कुछ लोग जाने का प्लान बना रहे होंगे, बिल्कुल आप प्लान मत बनाइए, मैं जल्द ही क्लास को समाप्त कर दूंगा। भरत पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए जल्दी से आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म या स्क्रब जंगल कहा जाता है, मैंग्रोव जंगल कहा जाता है, पर्णपाती जंगल कहा जाता है, टुंड्रा कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अब ऐसे प्रश्न गलत हो रहा है तो फिर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं है आपके तैयारी के लिए, ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि मैंग्रोव वन के लिए सुंदरबन जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सुंदरबन कहाँ पर है वो तो आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसके बारे में हमने बात कर लिया है, लेकिन फिर भी देखिए आपको फिर से दोबारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में और देहरादून में और भोपाल में, बता दीजिए इसका आंसर।
जल्दी से बता दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अब इसमें समय तो लेना ही नहीं चाहिए था, अगर जो समय ले रहा है तो फिर गलत बात है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? हमने मिट्टियों वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन छात्र सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेटराइट की बात करते हैं, काली मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, पंख की बात करते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बता दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कुछ लोग तुक्का कर रहे हैं, बिल्कुल आपका तुक्का यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि भगवान जी यहाँ पर आपके साथ नहीं हुए हैं, तो केवल और केवल आपका दिमाग यहाँ पर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर को। मैंने इसके आंसर बता दिया। देखिए, अगर कोई सुझाव होगा, अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमने आपसे कहा भी हुआ है, बार बार ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? एक प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। चलिए जल्दी से बता दीजिए एक कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, वो होती है काली मिट्टी होती है। अब इसके बारे में एक बातें आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, काली मिट्टी कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, चाहे आप देख कर ही बताइए, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब है हमारे थोड़ा ईवीएस के प्रश्न है, और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और थोड़ा से जल्दबाजी मत कीजिएगा, आंसर को दीजिएगा अच्छे से। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है? पहला ऑप्शन है उल्लू, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है बसंत, और चौथा ऑप्शन कहता है बसंत गौरी, चौथा ऑप्शन कहता है मैना। बता दीजिए भाई, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मैना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से त्योहारों में से उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया गया है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली, गुरु नानक जन्मदिन। भाई इसको बता दीजिए, मेरे पढ़ने की क्षमता नहीं है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए, पढ़ लीजिए जल्दी से, आपको समय हमने दे दिया है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, और कहीं जाइएगा नहीं, क्लास को पूरा देख कर ही जाइएगा। बहुत ही प्यारे प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस होता है, और पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बार देख ही लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर यही होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस समूह में एक समुद्र तट अरब सागर पर है? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट के अरब सागर पर है। तो मुझे लगता है कि क्लास को अब यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, और अब कुछ लोगों का मन नहीं कर रहा होगा, कुछ लोग भागने के प्लान में होंगे। भागने मतलब ये हो जाता है, लिफ्ट करने का प्लान बन रहा होगा उनका कि अब कितनी जल्दी क्लास ख़त्म किया जाए। ठीक है, और कुछ लोगों की डिमांड थी क्लास को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उनके डिमांड को भी हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। कर्नाटक, केरल, गुजरात, सॉरी जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कर्नाटक, केरल के बारे में ध्यान रखिएगा, समुद्र तट यानी कि अरब सागर पर है। चलिए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, एक दो प्रश्न। चलिए बात कर लेते हैं हमारे मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? झारखंड कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। देखिए डेली मैं मैप से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, डेली मैं आपसे मैप से प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए साथियों। ठीक है, और आपको एक बार मैप जरूर पढ़कर आना चाहिए डेली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही, सॉरी एक मिनट, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उड़ीसा। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, गलत हो गया मुझे लग रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए उड़ीसा, और यहाँ पर गलती से बी कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा।
मुझे लगता है कि एक बार हमें मैप में देख लेना चाहिए। हाँ, चलिए एक बार आप मैप में देख लेते हैं जल्दी से। जंप करते हैं मैप में आते हैं, फिर क्लास को यहीं पर स्थगित कर देंगे। ठीक है, फिर यहीं पर क्लास को स्थगित कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। तो हमने देखा था छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन क्या था, सॉरी एक मिनट, झारखंड कहाँ पर स्थित है। झारखंड कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन था उड़ीसा के उत्तर में। ये देखिए उड़ीसा है, यहाँ पर आप देखिए उड़ीसा है और इसके उत्तर में आप देख रहे हैं झारखंड। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन था, अ, वहाँ पर जो ऑप्शन था वो हो जाएगा एक तरीके से उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। और एक और प्रश्न था कर्नाटक केरल वाला था, उसको भी देख लेते हैं कि कर्नाटक और केरल, सॉरी हाँ, कर्नाटक केरल गुजरात जो है अरब सागर। देखिए दरअसल क्या है, भारत जो है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी देखने मिलेगा और इधर आप देखेंगे तो पूरा अरब सागर देखने मिलेगा। तो आप केरल को देख सकते हैं, कर्नाटक को देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप गुजरात को देख सकते हैं। ये सब हमारे कहाँ पर है, अरब सागर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कर्नाटक से देख लीजिए, कर्नाटक और यहाँ पर आप देखिए कि गुजरात ये है अरब सागर वाला पूरा क्षेत्र। तो कर्नाटक गुजरात, फिर नीचे आप देखेंगे केरल है, नीचे आप देखेंगे केरल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं, फीडबैक देने में भी कंजूसी करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से अन्याय होगा। हाँ, चलिए बात करते हैं, मतलब क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।